Hello friends, welcome to Bodhi Oracle. This is PYQ revision series of Indian polity and today's topic is emergency provisions. इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को 1.25x या 1.5x पे कर लें ताकि आप सही समय कम समय में एफिशिएंटली इस वीडियो को वॉच कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में है और ये मेंशन्ड है आर्टिकल 352 से लेके 360 तक। तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों यहाँ हम सिर्फ ऑप्शंस को क्वेश्चंस को समझेंगे नहीं बल्कि ऑप्शंस को एनालाइज भी करेंगे। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। 2022 का क्वेश्चन सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सक्लूसिव पावर्स ऑफ लोकसभा। यानी लोकसभा की कौन सी एक्सक्लूसिव पावर है। एक्सक्लूसिव मतलब जो राज्यसभा के साथ शेयर्ड नहीं है। पहला, टू रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। तो डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी यानी बात हो रही है आर्टिकल 352 की, नेशनल इमरजेंसी की। क्या सिर्फ लोकसभा की पावर है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि दोनों सदनों में पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज टू पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और क्यों सही है? क्योंकि इनफैक्ट जो सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए वो सिर्फ लोकसभा में ही चाहिए, राज्यसभा में कोई बहुमत सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन भी ओनली लोकसभा ही आएगा, राइट। टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एन एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा। तो बिल्कुल भी नहीं। आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट का जिक्र है, तो प्रेसिडेंट को इम्पीच करना एक्सक्लूसिव पावर नहीं है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिल करके काम करना होता है, दोनों की सहमति चाहिए, राइट। तो करेक्ट आंसर विल बी ए ओनली। आइए आगे चलते हैं। अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में लगा सकते हैं? तो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं आर्टिकल 352 में। ये होता है नेशनल इमरजेंसी, हमारे देश में एक बार लगी है। आर्टिकल 356 होता है जिसको हम कहते हैं स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट। आर्टिकल 360 हुआ फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेक्स्ट इज आर्टिकल 370, ये क्या था? तो ये था स्पेशल प्रोविजन फॉर JNK, राइट। आइए आगे चलते हैं। 2018 का क्वेश्चन है, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर्स एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 मतलब स्टेट में लगने वाला प्रेसिडेंट्स रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रेस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, देन यानी अगर प्रेसिडेंट इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? द असेंबली ऑफ अ स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। क्या असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी? तो जी नहीं, असेंबली डिसॉल्व नहीं होती, असेंबली रहती है। जैसे अभी कहाँ लगा हुआ है? अभी मणिपुर में लगा हुआ है, राइट। द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। तो जी हाँ, यही सच्चाई है। अगर प्रेसिडेंट रूल लगा है तो उस पर लेजिस्लेटिव पावर जो भी है वो सारी की सारी प्रेसिडेंट के पास आ जाएगी और एग्जीक्यूटिव पावर सारी की सारी गवर्नर के पास आ जाएगी। स्टेट असेंबली सस्पेंडेड मोशन में होती है, एमएलएज रहते हैं पर लेजिस्लेटिव असेंबली की कोई बैठक नहीं होती। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडिंग दैट स्टेट। बिल्कुल भी नहीं, आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता। द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द स्टेट, एब्सोल्युटली नॉट। लॉ तो पार्लियामेंट बनाएगी। नेक्स्ट इज 2017 का, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट। नॉट आ गए भाई साहब, तुरंत हाईलाइट कर लेना है आपको, पेपर में भी ऐसे ही करना है, नॉट को देखते ही हाईलाइट कर लेना है। नॉट नेसेसरली consequence of the proclamation of president rule in the state. President rule in the state, article 356. डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या ये होता है? तो जी नहीं, ये नहीं होता है। तो हमें नहीं वाला ही बताना है, नॉट नेसेसरली। रिमूवल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट, ये भी नहीं होता। डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज, लोकल बॉडी से तो कोई लेना देना ही नहीं है। हेंस ये तीनों स्टेटमेंट नॉट नेसेसरली ट्रू है। हेंस डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन उल्टा पढ़ लिया तो पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कौन सी बात सही है? पावर्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज आर गिवन इन पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सही बात है, जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये दिया गया है। इमरजेंसी प्रोविजंस आर इन पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही, पार्ट 18 आर्टिकल 352 टू 360। दोस्तों हम इतना डिटेल में करेंगे ना और बार बार रिपीट करेंगे कि आपको ये एक दो बार वीडियो देखने पर ही पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और काफी हद तक याद भी हो जाएगा। और बार बार देखने से फायदा क्या होगा, एग्जाम में गलती नहीं होगी। हम लोग चल रहे हैं जीरो एरर अप्रोच पे, एक भी एरर नहीं होने देंगे। प्रोविजंस रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर गिवन इन पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्ट 20 में दिया गया है, बिल्कुल पार्ट 20 में दिया गया है, और इनफैक्ट आर्टिकल 368 में दिया गया है, विच इज पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हेंस तीनों स्टेटमेंट सही है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस in the context of national emergency was replaced by which term through the 44th Amendment Act 1978? 44th Amendment Act 1978 में इमरजेंसी प्रोविजंस में इंटरनल डिस्टर्बेंस को चेंज कर दिया गया था और रिप्लेस कर दिया गया था, किससे कर दिया गया था? आर्म्ड रेबिलियन से कर दिया गया था। क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस बहुत ही वेग टर्म है और ये प्रोन टू मिसयूज है, इसलिए इसको बदल करके डिफाइन कर दिया गया था, आर्म्ड रिबिलियन कर दिया गया था, और आज भी आर्म्ड रिबिलियन ही है। ये चेंज कहाँ किया गया था? तो ये चेंज किया गया था, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके किस आर्टिकल में ये चेंज किया गया था। कमेंट, विच आर्टिकल वॉज अमेंडेड एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस वॉज रिप्लेस्ड बाई आर्म्ड रिबिलियन, बताइए कमेंट करके। आगे चलते हैं। What must accompany the president's proclamation of national emergency? नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन प्रेसिडेंट के बाद क्या होना चाहिए? तो आइए देखते हैं। रिटर्न रिकमेंडेशन फ्रॉम यूनियन कैबिनेट, अप्रूवल फ्रॉम राज्यसभा ओनली, अप्रूवल फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर्स कंसर्न। गवर्नर का तो कोई मतलब ही नहीं क्योंकि तो नेशनल इमरजेंसी है। अप्रूवल फ्रॉम एससी, बिल्कुल नहीं, एससी में तो मैटर बाद में जाएगा। अप्रूवल फ्रॉम राज्यसभा ओनली, जी नहीं, राज्यसभा ओनली नहीं। Hence this is the correct. Written recommendation from Union Cabinet, पहले ये नहीं था, ये कब लाया गया? ये लाया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में कि रिटर्न रिकमेंडेशन फ्रॉम यूनियन कैबिनेट, पहले सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पे था, पर अब यहां पर कैबिनेट वर्ड को डाल दिया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेवर बीन डिक्लेयर्ड इन इंडिया? तो नेशनल इमरजेंसी जी हाँ लगी है 75 में, प्रेसिडेंट रूल बहुत बार लगे हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी ये कभी नहीं लगी है, नेवर इन इंडिया, कभी किसी स्टेट में भी नहीं लगी और कंट्री में भी नहीं लगी। हेंस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट, नेवर। अगेन नेगेटिव वर्ड है, तुरंत हाईलाइट करना है। आगे चलते हैं। मैच द आर्टिकल्स एंड इमरजेंसी टाइप्स। तीन यहां पर हमें आर्टिकल दिए गए, तीन एबीसी दिए गए हैं और उनको मैच करना है। तो दोस्तों आर्टिकल 352 क्या होता है? नेशनल इमरजेंसी होती है। आर्टिकल 356 क्या होता है? तो ये प्रेसिडेंट्स रूल होता है। और आर्टिकल 360 क्या होता है? तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, राइट। हेंस करेक्ट ऑप्शन विल बी, सिंपल है, ए बी सी, राइट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इमरजेंसी प्रोविजंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? नॉट इज द इंपॉर्टेंट, यानी बेसिकली कौन सा इनमें से गलत है। आइए देखते हैं एक करके। द पावर्स ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव एक्सटेंड्स टू गिविंग डायरेक्शंस टू द स्टेट कंसर्निंग टू एक्सरसाइज देयर पावर्स। ये बात सही है, बिल्कुल सही है, राइट। यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो स्टेट कंसर्निंग को दे सकता है डायरेक्शंस, राइट। इमरजेंसी की बात हो रही है, इमरजेंसी जब लगती है तो इंडियन सिस्टम क्या हो जाता है? यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हो जाता है। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कैन इशू अ प्रोविजन रिलेटिंग टू रिडक्शन ऑफ सैलरीज टू एम्प्लॉयज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल कर सकता है, ट्रू। गवर्नर्स हैव नो इमरजेंसी पावर्स लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बात भी सही है। गवर्नर्स के पास कौन सी होती है? कोई पावर नहीं होती। जो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगता है वो गवर्नर के रिकमेंडेशन पे लगता है, लेकिन वो है तो प्रेसिडेंट की पावर।
If the governor of a state is satisfied that the situation has arisen whereby the financial stability or credit of a state is threatened, he may declare financial emergency in the state. बिल्कुल नहीं. अगर ऐसा हुआ तो ये काम कौन करेंगे? ये काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करेंगे. आर्टिकल 360 में इसका वर्णन है. प्रेसिडेंट तो नहीं कर सकते हैं, यही नॉट करेक्ट ऑप्शन है. आइए आगे चलते हैं. CDS 24 का क्वेश्चन है. With reference to president rule, consider the following. A proclamation of president rule needs approval by Lok Sabha only within a stipulated time. Right? गलत बात है. Not Lok Sabha only. Lok Sabha plus Rajya Sabha. And what is that stipulated time? The stipulated time is 2 months. Such a proclamation must be based on the written recommendation of the governor of the concerned state. सिंपल सी बात है, आपको सही लग रही होगी, लेकिन ये स्टेटमेंट भी गलत है. दिस इज वन ऑफ द मेथड्स. वो लॉ क्या कहता है? गवर्नर्स रिकमेंडेशन और अदरवाइज. अदरवाइज मीन्स इफ प्रेसिडेंट फाइंड्स इट. जरूरी है तो भी लग जाएगा. हैंस दोनों गलत है. नन इज द ऑप्शन. यही देखिए दोस्तों, जब आप पढ़ेंगे तो आप इस पॉइंट को मिस कर देंगे, पर जब आप यहाँ ऐसे PYQs और ऐसी वीडियोस को देखेंगे तो ये बात अब आपके मन में बैठ गई है कि गवर्नर के रिकमेंडेशन पे भी लग सकता है और अदरवाइज इफ प्रेसिडेंट डीम्स फिट उस पर भी लग सकता है. आइए चलते हैं आगे. आर्टिकल 352 रिक्वायर्स कैबिनेट एडवाइस. आर्टिकल 352 क्या हुआ? मतलब हुआ नेशनल इमरजेंसी. Whereas Article 356 can be based solely on governor's report. सही बात है. आर्टिकल 360 क्या है? तो सॉरी 356 क्या है? ये तो हुआ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट. तो ये सही बात है. जुडिशियल रिव्यू अप्लाइज टू प्रोक्लेमेशंस अंडर बोथ आर्टिकल 352 एंड 356 बट नॉट टू आर्टिकल 360. आर्टिकल 360 क्या हुआ? तो ये हुआ फाइनेंशियल इमरजेंसी. तो क्या फाइनेंशियल इमरजेंसी को चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में? बिल्कुल किया जा सकता है. गलत स्टेटमेंट है. चैलेंज किया जा सकता है किसी भी प्रकार की इमरजेंसी को. राइट? रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 डज नॉट मैंडेटरली रिक्वायर पार्लियामेंट्स अप्रूवल. तो क्या पार्लियामेंट का अप्रूवल मैंडेटरी नहीं है? जी नहीं. तो क्या हटाने के लिए क्या करना है? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, प्रेसिडेंट का ऑर्डर होगा, और लोकसभा, इसी से हट जाएगा. हटाना और भी आसान है. तो 1 and 3 आर करेक्ट. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट स्टेटमेंट. आर्टिकल 358 लीड्स टू सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 19 बट आर्टिकल 359 रिक्वायर्स अ सेपरेट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर. सही है गलत उससे पहले समझते हैं आर्टिकल 358 है क्या. आर्टिकल 358 automatically suspends Article 19. राइट? आर्टिकल 19 टू 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर देता है. कब सस्पेंड करता है? जब इमरजेंसी लगेगी अंडर आर्टिकल 352 विद रीजन ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर. आपको ध्यान देना है, आर्म्ड रिबेलियन के केस में आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता. तो ये सही बात है. 359 जो है वो क्या कहता है? 359 कहता है it empowers the president to suspend the right to move court for enforcing fundamental rights. तो इसके लिए अलग से ऑर्डर देना पड़ेगा. और इसमें आर्टिकल 20 और 21 एग्जेम्प्ट हैं. आर्टिकल 20 एंड 21 कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते. ये ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 1978 में. राइट? हेंस दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. आर्टिकल 358 ऑपरेट्स ओनली ड्यूरिंग वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, नॉट आर्म्ड रिबेलियन. आर्म्ड रिबेलियन में ये काम नहीं करेगा. बिल्कुल सही बात है. आर्म्ड रिबेलियन में ये काम नहीं करेगा. राइट? तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 1 ओनली. सॉरी, नॉट 1 ओनली, 1 and 3 ओनली.
राइट, क्योंकि तीसरा भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रेसिडेंट रूल कन्वर्ट द स्टेट एग्जीक्यूटिव इनटू एन एजेंट ऑफ द यूनियन फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। बिल्कुल गलत है। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 ये स्टेट एग्जीक्यूटिव को एजेंट नहीं बनाता। ये जो है ना इनटू एजेंट, ये गलत बात है। स्टेट एग्जीक्यूटिव डिसॉल्व हो जाती है और एग्जीक्यूटिव यूनियन टेक ओवर कर लेता है। ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल द स्टेट असेंबली में बी सस्पेंडेड और डिसॉल्व। सस्पेंड कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। डिसॉल्व मतलब भंग कर देना, सस्पेंड मतलब सस्पेंडेड मोशन में रखना, फिर से सरकार बनने के चांसेस जहां हो सकते हैं, जैसे अभी ऐसा हो रहा है मणिपुर में। लॉ डिसॉल्व मतलब फिर से चुनाव कराना होगा। लॉज मेड बाय पार्लियामेंट फॉर द स्टेट ड्यूरिंग आर्टिकल 356 कंटिन्यू इवन आफ्टर द प्रोक्लेमेशन एंड अनलेस रिपील। यानी पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया और उसके बाद 356 लगा हुआ था, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, और वो लॉ क्या हमेशा रहेगा? अगर इमरजेंसी हट गई तो भी? जी हाँ, हमेशा रहेगा। इमरजेंसी हट गई तो भी, जब तक उसको एक अलग लॉ बना के रिपील ना कर दिया जाए। हेंस बी 2 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शंस। आगे चलते हैं। इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 strengthens cooperative federalism by centralizing decision making। ये खुद ही स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉपरेटिव फेडरलिज्म होगा तो सेंट्रलाइजेशन से कैसे होगा? राइट, बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। आर्टिकल 356 टेस्ट्स फेडरलिज्म मोर इन एग्जीक्यूशन देन इन एन्यूमरेशन ऑफ पावर्स। यानी आर्टिकल 356 पावर के एन्यूमरेशन से ज्यादा एग्जीक्यूशन में टेस्ट करता है फेडरलिज्म को। बिल्कुल सही बात है। फेडरलिज्म हमेशा एग्जीक्यूशन में ज्यादा टेस्ट होगा rather than what is on the paper. Correct. Suspension of rights is a higher threshold for federal stress than redistribution of legislative competence. मतलब कानून कौन बना रहा है उससे ज्यादा फेडरल स्ट्रेस या उससे ज्यादा फेडरलिज्म इस बात से प्रभावित होता है कि राइट्स सस्पेंड हो रही हैं कि नहीं। जी हाँ, राइट्स का सस्पेंड होना ज्यादा डेंजरस होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी 2 and 3। दोस्तों आपको याद रखना है, फिर से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट हो जाती है भारत की जब इमरजेंसी लगती है तो, राइट। आर्टिकल 352 कैन बी प्रोक्लेम्ड फॉर अ पार्ट ऑफ इंडिया whereas आर्टिकल 356 अप्लाइज ओनली टू एन एंटायर स्टेट। अब ये डेफिनेशन से ही क्लियर है। 352 क्या है? ये है नेशनल इमरजेंसी। ये जो प्रोविजन है अप्लाई टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ये ओरिजिनली नहीं था, ये ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये कहाँ से आया आप लोग समझ ही गए होंगे। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 में आया। और आर्टिकल 356 अप्लाइज टू एन एंटायर स्टेट। आर्टिकल 356 एंटायर स्टेट में लगेगा, बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं हो सकता कि आधे स्टेट में आर्टिकल 356 है और आधे में नहीं। आर्टिकल 360 कैन बी प्रोक्लेम्ड फॉर अ पार्ट ऑफ इंडिया। 360 क्या हुआ? 360 हुआ दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी। आज तक इंडिया में एक बार भी नहीं लगी है और हमारी प्रार्थना है कि कभी आगे भी ना लगे। तो क्या ये किसी एक पार्ट ऑफ इंडिया में लग सकती है? जी हाँ, एक पर्टिकुलर स्टेट में लग सकती है। द सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट इज फाइनल एंड इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू इन ऑल इमरजेंसी टाइप्स। बिल्कुल भी नहीं। इतना ब्लैंकेट जो इम्यूनिटी है वो किसी को भी नहीं मिली हुई है। इंडिया में एक बैलेंस है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव का। तो स्टेटमेंट गलत हो गया। 1 and 2 ओनली आर करेक्ट। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द स्टेटमेंट्स। नेशनल इमरजेंसी लीड्स टू यूनिटरी टिल्ट बट डज नॉट एब्रोगेट द फेडरल स्ट्रक्चर। यानी नेशनल इमरजेंसी का टिल्ट तो यूनिटरी है, पर वो जो है फेडरल स्ट्रक्चर को एब्रोगेट यानी पूरी तरह से खत्म नहीं करती। बिल्कुल सही बात है। कुछ समय के लिए हमारी गवर्नमेंट यूनिटरी गवर्नमेंट हो जाती है, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर बरकरार रहता है। जैसे इमरजेंसी हटेगी फिर से हम फेडरलिज्म की तरफ मूव कर जाएंगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी आर्टिकल 360 अफेक्ट्स फिस्कल ऑटोनॉमी बट नॉट पॉलिटिकल ऑटोनॉमी। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये तो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ना, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी डील करता है, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी से इसका कोई लेना देना नहीं।
आर्टिकल 360 डायरेक्शंस आर एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। तो ये तो पॉलिटिकल केस है, पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को हैंडल करता है, इसमें जुडिशरी का कोई रोल नहीं है। आर एनफोर्सेबल, कोर्ट्स का ये क्वेश्चन ही नहीं है, राइट। 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बट ड्यूटीज कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। आपको पढ़ के समझ में आ गया होगा कि भाई ड्यूटीज कैसे सस्पेंड हो पाएंगी, क्योंकि ड्यूटीज तो लीगली एनफोर्सेबल ही नहीं है, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। और राइट्स भी कौन से सस्पेंड हो सकते हैं, एक्सेप्ट 20 एंड 21। डीपीएसपी बिकम्स एनफोर्सेबल ड्यूरिंग इमरजेंसी, बिल्कुल भी नहीं, डीपीएसपी कभी एनफोर्सेबल नहीं होता। आर्टिकल 360 कैन ऑल्टर फेडरल स्ट्रक्चर टेम्परेरीली। आर्टिकल 360 का मतलब क्या हुआ, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगने पर क्या फेडरल स्ट्रक्चर टेम्परेरीली इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि स्टेट के पास से फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कम हो जाती है या खत्म ही हो जाती है। तो 1 and 3 आर द करेक्ट ऑप्शंस। आगे चलते हैं, आर्टिकल 352 अलाउज द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी फॉर अ पार्ट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही है, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इंड्यूस हुआ था। द प्रेसिडेंट कैन जियोग्राफिकली लिमिट द प्रोक्लेमेशन व्हेन अ थ्रेट इज लोकलाइज्ड। अगर थ्रेट लोकलाइज है तो सिर्फ उसी पार्ट में इमरजेंसी लगेगी। ये बात सही है, बिल्कुल सही है, और इसी के कारण ये असर्शन ट्रू होता है कि लगाया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट है, रीजनिंग भी है। भाई ज्योग्राफिकली अगर एक पार्ट में प्रॉब्लम है तो पूरे देश में क्यों लगाना है, तो प्रेसिडेंट को पावर होनी चाहिए कि एक जगह लगाएं, इसीलिए करेक्टली एक्सप्लेन से। आगे देखते हैं, आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंड्स आर्टिकल 19 अपॉन प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। सही बात है, बिल्कुल सही बात। आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली सस्पेंड कर देता है आर्टिकल 19 को। और आर्टिकल 359 क्या करता है, सस्पेंड्स द राइट इटसेल्फ नॉट जस्ट द रेमेडी। तो ये गलत स्टेटमेंट है। आर्टिकल 359 क्या करता है, एक्चुअली इट सस्पेंड्स आर्टिकल 32 फॉर ऑल फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट आर्टिकल 2021। यानी फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड नहीं हुए हैं, बट फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने वाला जो राइट्स है, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, वो सस्पेंड हो गया। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहां पर 20 एंड 21, इसको ध्यान में रखना है। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। अगेन ये चेंज कहां से आया, ये चेंज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया 1978। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 358 सस्पेंड्स आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग एन इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 359 सस्पेंड्स एनफोर्समेंट ऑफ स्पेसिफिक राइट्स नॉट द राइट्स देमसेल्फ। ये बात भी सही है। याद रखना है, आर्टिकल 358 ऑटोमेटिकली कॉल होता है, आर्टिकल 359 के लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की जरूरत होती है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 20 and 21 कैन बी सस्पेंडेड अंडर आर्टिकल 359 बाय ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, एब्सोल्युटली नॉट। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बात कही गई है कि आर्टिकल 20 and 21 का एनफोर्समेंट नहीं सस्पेंड हो सकता। नेक्स्ट इज आर्टिकल 358 अप्लाइज टू इमरजेंसी डिक्लेयर्ड ऑन एनी ग्राउंड अंडर आर्टिकल 352। नो, 352 के तहत दो ग्राउंड है। पहला ग्राउंड है वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, और दूसरा ग्राउंड है आर्म्ड रेबिलियन। पहले इसका नाम था इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो अगर आर्म्ड रेबिलियन के बेस पर इमरजेंसी लगी है तो आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ कब होगा, जब वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के बेस पर लगेगी। इसलिए स्टेटमेंट भी गलत है। सो ओनली 2 ऑप्शंस आर करेक्ट, सिंपल। आगे चलते हैं, आर्टिकल 359 अफेक्ट्स इन्फोर्सेबिलिटी, आर्टिकल 358 अफेक्ट्स अवेलेबिलिटी। बहुत ध्यान से पढ़ने की बात है ये। आर्टिकल 359 अफेक्ट्स इन्फोर्सेबिलिटी, यानी आर्टिकल 359 एनफोर्सेबिलिटी को सस्पेंड कर देता है। मतलब राइट्स तो हैं पर उनको एनफोर्स करने का राइट नहीं है। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है।
आर्टिकल 358 अफेक्ट्स अवेलेबिलिटी। आर्टिकल 358 क्या कहता है कि अवेलेबल ही नहीं होगा। कौन सा अवेलेबल नहीं होगा? आर्टिकल 19 अवेलेबल नहीं होगा, राइट। तो एनफोर्सिबिलिटी मतलब आपके पास है राइट, पर आप एनफोर्स नहीं करा सकते, और अवेलेबिलिटी का मतलब है कि है ही नहीं। हालांकि दोनों का प्रैक्टिकल मतलब एक ही है, लेकिन थ्योरेटिकली डिफरेंस है, तो ये बात सही है। एक और बात समझनी है, आर्टिकल 358 automatically comes to picture, where article 359 requires a separate order by president. president's order से ही ये होगा सस्पेंड। नेक्स्ट देखते हैं, आर्टिकल 359 ऑर्डर मस्ट बी लेड बिफोर पार्लियामेंट। तो क्या पार्लियामेंट में इट शुड बी लेड? यस, क्योंकि प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, पार्लियामेंट में तो लाना ही होगा। आर्टिकल 358 सस्पेंशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट सेपरेटली। नो, ये तो ऑटोमेटिक है, इसमें पार्लियामेंट के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। आर्टिकल 358 ऑर्डर ऑटोमेटिकली लैप्सेस इफ आरएस इज नॉट इन सेशन। आरएस मतलब राज्यसभा, नहीं राज्यसभा सेशन में नहीं होगी तो आर्टिकल 359 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, ये लैप्स हो जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा, अगर उसको लोकसभा अप्रूव करती रहेगी तो राज्यसभा जब आएगी तब करेगी। मीनवाइल इफ लोकसभा अप्रूव्स इट, इट विल नॉट लैप्स। तो ओनली टू आर करेक्ट, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, इमरजेंसी प्रोक्लेमेशंस इंक्रीज एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन, यानी एग्जीक्यूटिव बिकम्स मोर पावरफुल। एब्सोल्युटली। आर्टिकल 358 रिड्यूसेस जुडिशियल वर्कलोड ऑटोमेटिकली, ये बात भी सही है। कैसे रिड्यूस हुआ? क्योंकि आर्टिकल 19 इन्फोर्समेंट के केस ही आने बंद हो गए, वो राइट ही चला गया तो वर्कलोड कम हो जाएगा। आर्टिकल 359 इंक्रीजेस जुडिशियल सेफगार्ड्स पोस्ट 44th अमेंडमेंट, बिल्कुल सही बात है। जुडिशियल सेफगार्ड बढ़ गए हैं। कैसे बढ़ गए हैं? कि राइट्स सस्पेंड नहीं हुए हैं, राइट्स का एनफोर्समेंट सस्पेंड हो गया है, और उसमें भी आर्टिकल 20 एंड 21 का एनफोर्समेंट भी सस्पेंड नहीं हुआ है। फंडामेंटल राइट्स, एफआर सस्पेंशन अंडर आर्टिकल 359 इज सब्जेक्ट टू द बेसिक स्ट्रक्चर लिमिटेशन। ऑफ कोर्स इट इज सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर लिमिटेशन। एवरीथिंग इज सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर लिमिटेशन। पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, हर प्रोविजन, हर पार्ट, हर आर्टिकल बेसिक स्ट्रक्चर लिमिटेशन से गवर्नड है। बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करता है? केवल और केवल फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट है। Hence all four options are correct. Next is Article 20 is a non-derogable even under 359. Non-derogable का मतलब जो सस्पेंड ना हो सके, which can't be suspended या abrogated. Article 20 is non-derogable under 359. तो बिल्कुल सही बात है। इनफैक्ट आर्टिकल 20 एंड 21 आर नॉन डेरोगेबल अंडर 359 ओनली, आर्टिकल 20 भी एंड 21 भी। सेकंड स्टेटमेंट है आर्टिकल 21 इज नॉन डेरोगेबल इवन अंडर 358। तो जी नहीं, 358 में तो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 का जिक्र है, 20 21 का तो कोई चर्चा ही नहीं। 358 सस्पेंड्स आर्टिकल 19 ओनली। यस, करेक्ट। अभी आपको यही समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में से कोई एक ही बात सही होगी। सिंपल है। 359 suspension can be challenged if mollified. Of course it can be challenged. Anything can be challenged, right? So only three options are correct. Simple. So that was all. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैं फिर से कहता हूं, पढ़ने के साथ साथ अगर आप इन वीडियोस को रेगुलरली वॉच करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स वॉच करेंगे या सुनेंगे भी। आप कुछ काम कर रहे हैं, टहल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो आप सुनते रहिए। तो क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट बार बार आपके माइंड में लूप करेंगे और बहुत डीप तक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देंगे। तो दैट्स इट फॉर द डे, और हमसे कनेक्टेड रहें। अच्छा लगा तो फॉलो करें, एंड याद रखें शॉर्टकट नहीं स्मार्टकट से सीखना है।